हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 4 नवंबर 2020। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है करप्टिंग द टेक, कि किस तरीके से जो बच्चों की स्कॉलरशिप आनी चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी की, उनको अभी भी मतलब टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होने के बावजूद लोग एक तरीके से बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, जो एक पहले कहा जाता था ना कि किस तरीके से सब्सिडी या फिर स्कॉलरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिलीज़ किया करती थी वो स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती थी या बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पाती थी। तो अब टेक्नोलॉजी है वो अच्छा काम करेगी और जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज़ करेगी उतना पैसा सीधा अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर, जिसमें आधार कार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखो उस सिस्टम को भी कहीं ना कहीं हैक कर लिया। अब हैकिंग कैसी है वो देखना आप, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल है लॉ ऑफ प्रिजुडाइस। अभी लव जिहाद को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं बहुत सारे, तो उनको लेकर के हरियाणा सीएम और यूपी सीएम, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार ने यह डिसाइड किया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कानून बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, कर्नाटका के भी कुछ मिनिस्टर्स ने ये चीज़ एक पुट की है अपनी असेंबली के सामने। तो देखेंगे क्या है पूरी बात इस आर्टिकल के थ्रू। दिस आर्टिकल इज़ अबाउट व्हाट मंडल मिस्ड। आपको पता होगा मंडल कमीशन रिजर्वेशन ओबीसीज़ को रिजर्वेशन सॉरी ओबीसीज़ को रिजर्वेशन देने से रिलेटेड था। तो उसमें क्या कमियां रह गई वो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं राइटर, और वो सीधा का सीधा पॉइंट मैं बता देता हूँ। अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो बिहार की पॉलिटिक्स को ही यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और बिहार की ये केस स्टडी पूरी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो अपर क्लास है उसका से जो है वो पॉलिटिकली और सैलरीड जॉब्स में तो कम हो गया। ठीक है, जो कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया गया था ना मंडल कमीशन के बेसिस पे, रिकमेंडेशन के बेसिस पे, तो बोला अपर क्लास का जो से था पहले मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले, वैसे बिहार में तो आप देखोगे रिजर्वेशन जो था वो 1970 से ही शुरू हो गया था। सबसे पहला स्टेट था जिसने रिजर्वेशन को ओबीसीज को देना शुरू किया था। तो अपर क्लास जो थी, अपर कास्ट जो थी, उनका से पॉलिटिकली और सैलरीड जॉब में तो कम हो गया, बट अभी भी लैंड होल्डिंग की बात करो, प्रॉपर्टी एसेट्स की बात करो या फिर इनकम पर कैपिटा देखो तो वो अभी भी अपर क्लास की ज़्यादा चलती जा रही है। तो राइटर उसी चीज़ को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मंडल कमीशन ये चीज़ टैकल करना मिस कर गया, और उसमें स्पेसिफिकली ये फोकस कर रहे हैं यादव कम्युनिटी पे, क्योंकि बिहार और यूपी में यादव्स बहुत हैं और वो ओबीसी में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो जब से ये आया है तब से उनके से थोड़ा बहुत बढ़ा है। जैसे लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट भी आई है, अब नीतीश कुमार हैं वो भी लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे करके आप देखोगे तो कैसे भी करके इन चीज़ों में पॉलिटिकली और सैलरीड जॉब जो होती हैं वहाँ पर तो कहीं ना कहीं से बढ़ रहा है इनका। बट वही बात, जो लैंड होल्डिंग्स है अभी तक उनमें भी कहीं ना कहीं डोमिनेंस अपर क्लास की चलती आ रही है। उसी से रिलेटेड डेटा बहुत सारा दिया हुआ है जो हमारे काम का नहीं है, एक एक माइन्यूट डेटा की कितनी सैलरी पर कैपिटा है। अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर इसको पढ़ना आर्टिकल को एक बार। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल है लेट लॉ नॉट डू दैम पार्ट। अभी फ़िलहाल जो सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे जो मतलब होमोसेक्सुअलिटी बेसिस जो मैरिटल रिलेशनशिप जिन लोगों ने इस्टेब्लिश किए हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों का सामना करता हुआ देख रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे। टेक अ बो, इसमें एक काम की चीज़ है, दैट इज़ मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि कार्नेटिक म्यूज़िक, ठीक है, साउथ इंडियन म्यूज़िक जो है उसमें वायलिन जो कि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है उसका इंट्रोडक्शन किसने किया, तो ये किया गया था TN कृष्णा और MS गोपाल स्वामी कृष्णा। ये दो नाम आप याद रखना, बाकी एक बार देखना चाहो तो ये आर्टिकल भी देख लो। इंडिविजुअलिस्टिक है, इतना कुछ काम का मुझे लगा नहीं। तो इस पेज पे 3 आर्टिकल्स हो गए। नेक्स्ट पेज है आइडिया, उस पर हम बात करेंगे। इस वाले आर्टिकल का जस्ट मैं अभी आपको देता हूँ। ये जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि किस तरीके से महात्मा गांधी, अली ब्रदर्स, इन्होंने मिलके और जामिया मिलिया इंस्टीट्यूट जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में है कि किस तरीके से अभी उसकी एक आइडेंटिटी और जो जिन वैल्यूज़ पे वो बनी हुई थी उन्हें हमें याद करने की ज़रूरत है। आज चाहे क्वेश्चन बहुत सारे उठ रहे हैं चारों तरफ से और वो कहीं ना कहीं थोड़े से
एक दुख की बात भी है कि इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स की जो अपनी खुद की रेपुटेशन थी उसको रेपुडिएट करने में, मतलब उसका खंडन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो उसी से रिलेटेड एक यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर से रिलेटेड जब चीज़ आती है, कोई भी इंडिविजुअलिस्टिक कोई भी पर्टिकुलर चीज़, तो एजुकेशन की बात आए या फिर हमारे एजुकेशन को पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्ट किया जा रहा है, तब जाके हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो इससे अब और ये नहीं है हो सकता कि इस यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर ही कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसको आप बताओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइम की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स बताई जा रही है, उस टाइम की बता रहा हूँ, देन पॉलिटिक्स, ठीक है। और अभी करंट पॉलिटिक्स का थोड़ा सा जिक्र किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के लीडर हैं उनके द्वारा ये आर्टिकल है, आप एक बार रीड ज़रूर कर लेना इसको। ये भी लव जिहाद वाला जो इशू चल रहा है उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहो देख लो। बाकी ये नथिंग एलिटिस्ट बट अबाउट फ्री स्पीच, फ्री स्पीच को लेकर के जो पूरा इशू आ रहा है उसको हम जानते हैं। अभी आपको मैं समरी देता हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में राइटर जो है रिपीटेडली एक ही चीज़ को बोल रहे हैं कि पहले आपका 30 अक्टूबर में इंडियन एक्सप्रेस को लॉस्ट इन पेरिस करके एक आर्टिकल आया था, उसी से पॉइंट उठा करके बोलते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको इसका पूरा जिस्ट देता हूँ क्योंकि पूरी चीज़ें एक एक चीज़ें लिखने लायक भी नहीं है। यहाँ पर जो इशू है दैट इज़ रिलीजियस सैंक्टिटी वर्सेस राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी बात है। तो राइट टू एक्सप्रेस की बात आई, तब आप देखते हो जो फ्रांस में जिस टीचर को असैसिनेट किया गया या फिर उस टीचर को मारा गया जिसका नाम था सैमुअल पैटी, उन्होंने क्या किया था, प्रॉफेट मोहम्मद की एक कार्टून दिखाई थी। तो उससे कहीं ना कहीं वो चैतन्य बैकग्राउंड वाला जो इस एक स्टूडेंट था जिसने 18 साल की एज थी उसकी, तो उसने उसको मार दिया टीचर को, राइट। तो उस केस में आप देखोगे कि यहाँ पर एक तो रिलीजियस सैंक्टिटी आ गई और दूसरी राइट टू एक्सप्रेशन आ जाता है। तो आप देखोगे इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर रिलीजियस सैंक्टिटी को हम सुपीरियर माने और राइट टू एक्सप्रेशन को अगर उसका सबॉर्डिनेट मानना शुरू कर दें, तो भाई हम आज तक भी एक ही चीज़ मान के चलते कि अर्थ इज़ फ्लैट। क्योंकि अर्थ इज़ फ्लैट ये चीज़ किसने कही थी, रिलीजियस जो भी लोग हुआ करते थे, जो लोग धर्म को बहुत सुपीरियर मानते थे, उनको साइंस ने ही तो क्वेश्चन किया। तो अगर आप वहाँ पर राइट टू एक्सप्रेस नहीं लाते तो क्या वाकई में हमारी जो मिथ थी वो टूट पाती। दूसरा, अगर ये रिलीजियस सैंक्टिटी ही सुपीरियर होती तो उस केस में आप हमें बताओ क्या वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता था? क्या हमारे यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम प्रेवेलेंट था जिसमें ये बताया जाता है कि शूद्र हैं वो भगवान के पैरों से जन्म लेते हैं, तो ये जो सारी की सारी थ्योरीज़ हैं इनको क्वेश्चन करना भी तो बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो राइट टू एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो इसको हमें डिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक इशू आता है गुड वर्सेस गुड, गुड ऑफ वन वर्सेस गुड ऑफ अनादर। एक बंदे का सही दूसरे बंदे का सही होता है कि नहीं, थोड़ा सा एथिक्स वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे कि मेरे लिए जो सही है वो क्या आपके लिए सही है, ठीक है, क्या आपके लिए जो सही है वो मेरे लिए सही है। तो वो जो एक कनेक्शन आता है ना, वहाँ पर हम देखें तो दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो। बट यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही सैमुअल पैटी ने अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ करके और वो प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून दिखाया, तो उस बंदे ने सीधा अटैक कर दिया और इसको मार दिया। तो यहाँ पर तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि सैमुअल पैटी ने क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया वो तो हो गया गौण, अब उसके बारे में तो कोई बात करेगा नहीं। अब जबकि उस बंदे ने रिलीजियस सैंक्टिटी के नाम पे उसको मार दिया, जो टीचर थे उनको मतलब एक तरीके से उनका मर्डर कर दिया, तो भाई अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सैमुअल पैटी पे नहीं है, अब क्योंकि आपने फिजिकल वायलेंस पे आ गए, ठीक है। गांधी जी भी तो इसीलिए तो बोलते थे ना कि भाई आप आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करो बट वायलेंट मत हो, एटलीस्ट फिजिकली वायलेंट तो मत हो, क्योंकि फिजिकल वायलेंस में फिर बाद में अलग डोमेन में आप घुस जाते हो। तो यहाँ पर पॉइंट राइटर बार बार एक ही निकालते हैं
कि देखो रिलीजियस सैंक्टिटी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि वायलेंस अगर हो रहा है किसी भी बात को लेकर के, दो आइडियाज़ के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, तो हमें वायलेंस पे ध्यान देने की बजाय ये ध्यान देना चाहिए कि इसकी जीनियोलॉजी क्या है, इस वायलेंस का कॉज क्या है, रूट कॉजेज़ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रुथ ऑल्सो नीड्स टू हैव इट्स एथिक्स। सच भी अगर बोल रहे हो तो एथिकली बोलो आप, ऐसे नहीं कि भाई आप अनएथिकली जाकर के सीधे किसी ने आपको कुछ कह दिया और आपने सीधा उसके चाकू मार दिया और उसको मार दिया। तो ये कोई एथिकल वे थोड़े ना है। आपको सच्चाई भी बोलनी है तो एथिकल वे में बोलनी पड़ेगी। ये एथिक्स में आने वाले पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ जो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से, ठीक है। दूसरा हम देखें, ये तो हो गई बात कि रिलीजियस सैंक्टिटी को आप अपहेल्ड भी करना चाहते हो, तो भाई आप अपनी एम्बिट, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या फिर फ्रांस की जो कल्चर है जहाँ पर ये पूरा इशू उठ कर क्या है, तो उन एथोस के बेसिस पे होना चाहिए। दूसरा हम देखें कि राइट टू एक्सप्रेशन जो है, आप दूसरी तरफ अब देखोगे तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में, पर्टिकुलर इंडिया वाले कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ठीक है, वो क्या बोलता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि भाई आप अपने राइट्स को अगर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के राइट्स को ब्रीच कर दो। कहने का मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हमारी एक ड्यूटी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताते रहते हैं। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ भी है कि राइट्स और ड्यूटीज़ के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन दिखाई देता है, पार्ट 3 में बिल्कुल होता है ऐसा, ठीक है। अनटचेबिलिटी क्या होता है जी, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का, कि अगर आप खुद एक तरीके से किसी को किसी को अनटचेबल ना कंसिडर करो, तो वो एक अपने आप में एक इंडिविजुअल जो कि अनटचेबल रहा हुआ है, जो बहुत सारी परेशानियों का जिसने सामना किया है प्रीवियसली, उसको अगर आप अनटचेबल कंसिडर नहीं करते हो, दैट मीन्स इट्स योर ड्यूटी। तो राइट में ही देखो आप ऑटोमेटिकली ड्यूटी आ गई। तो वही बात कि एक जने का अच्छा दूसरे जने के अच्छे से अगर अपन कंपेयर करें, तो वहाँ पर हमें रैशनल्स पे जाने की ज़रूरत होती है। और जब एक बंदा अपनी बात को सही बोले, तो दूसरे बंदे को भी उसी तरीके से अपनी बातें रखनी चाहिए, जो कि एक सही तरीका हो, एथिकल वे हो। सच भी एथिक्स के साथ आनी चाहिए। आप ये नहीं कि किसी के गर्दन पे चाकू लगाओ और ये बोलो कि हाँ अभी ये सच है, ऐसा नहीं। दिस इज़ नॉट द एथिकल वे, समझ गए। तो ये आर्टिकल में ये चीज़ थी मेन, वो मैंने बता दी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये आर्टिकल है करप्टिंग द टेक। अभी क्या है, हम बार बार सुनते आए हैं लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि भाई कैसे भी करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी पे बेस्ड अगर हम सब्सिडीज़ को, स्कॉलरशिप को, इनको अगर ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनके अकाउंट में सीधा पैसा जाएगा। और ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी हम लगातार सुनते रहते हैं। तो कहने का मतलब, जो एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम थी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, उसके लिए एक परमानेंट एंटीडोट की तरह कंसिडर किया जा रहा था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को। तो आप देखोगे अभी भी कहीं ना कहीं थ्रू आउट कंट्री मिडलमैन जो है वो लगातार फैले हुए हैं बहुत चारों तरफ, ठीक है। और वो बेनिफिशियरीज़ को कहीं ना कहीं डिप्राइव करते हैं जो उनका खुद का लेजिटिमेट राइट है। आधार नंबर हमने देखा कि किसी भी तरीके से अगर किसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसी भी डाउन ट्रॉडन सेक्शन के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप सीक करते हैं उनके पास में, और उन लोगों ने अगर अपने आधार कार्ड को सीड करवा दिया स्कीम के अंडर में, तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सीधा उसके अकाउंट में बेनिफिट मिलेगा। और ये चीज़ हर एक नेता भी कहता है। तो दूसरी तरफ इंडिया की जो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है UIAI की, वहाँ पर भी आप देखोगे तो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर बोला हुआ है कि आधार कार्ड को आप सीड करो, स्कीम के बेनिफिट सीधा अपने अकाउंट में लो। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं एकदम क्लियरिटी भी आती है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी था, भाई इसमें डाउट नहीं था। बट अब होता क्या है वो देखो कि इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो पता पड़ा कि एक नेक्सस निकल के आ रहा है जिसमें मिडिलमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और बैंक के स्टाफ,
इन तीनों ने मिलके बड़ी शानदार एक अलायंस क्रिएट किया, अपना नेक्सस क्रिएट किया है कि कैसे, और ये झारखंड वाले रीजन में हुआ है ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन। तो आप देख सकते हो थ्रू आउट इंडिया मिलेगा ये, अगर इसकी पूरी अच्छे से इस पूरे स्कैम को अगर चेक किया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर है ना, वो जब पैसे भेजती है तो आप देखो होता है क्या, जहाँ जहाँ पर भी गैप दिखाई देता है, क्योंकि ये तो तीनों की तीनों मेन पिलर हो गए ना इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए। तो वो क्या करते हैं, गैप्स को ढूंढते हैं और उन गैप्स का फ़ायदा उठाते हैं खुद के लिए। तो कहने का मतलब आप देखो कि किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आर्किटेक्चर है उसको अपने हिसाब से मेंड कर रहे हैं, अपने हिसाब से ढाल रहे हैं। होता क्या है देखो, ऑन पेपर हम बात करें तो माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए एनुअली लगभग एक फैमिली के लिए आप देखोगे जिनकी आप 1 लाख से कम इनकम है तो उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि रिगरस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसमें एप्लीकेशन लगाई जाती है, फिर उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है स्कूल और इंस्टीट्यूशन लेवल और उसके अलावा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छे से। तो ये चीज़ तो हो गई हमारे लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाली। बट अब कमी कहाँ पे आती है, देखो जब ये पूरा प्रोसेस होता रहता है तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर, स्टेट लेवल के ऑफिसर और सेंट्रल अथॉरिटीज़ ये सारे के सारे मिलके काम करते हैं, और साथ में बैंकिंग ऑफिशियल्स भी रहते हैं, तो स्कूल स्टाफ भी काम करता रहता है कि किस तरीके से पूरा काम हो। अब स्कूल स्टाफ क्या करता है, सबसे पहले तो उन आईडीज़ और उन पासवर्ड्स को चुराता है जो आईडीज़ और पासवर्ड अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं एनरोल तो कर देते हैं पर वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, या फिर किसी भी वजह से वो रेगुलर नहीं जा पाते हैं, या फिर वो अवॉइड कर देते हैं स्कॉलरशिप को लेने से। तो उन स्कॉलरशिप वाली आईडी पासवर्ड को यूज़ किया जाता है स्कूल स्टाफ के द्वारा। अब क्या होता है जी, जो मिडिल मैन होता है ना, वो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं जाकर के और थोड़ा सा कोर्जन दिखाता है, उन पे प्रेशर बनाता है, ये कह के कि आपके बच्चे का स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा ड्यू है, या कुछ भी बोल देंगे वो कि आप वहाँ पर जाकर के और अपने ड्यूज़ कंप्लीट करो। बोले हमारे पास, वो गरीब परिवार वाले हैं, वो क्या बोलेंगे कि साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो वो क्या बोलेगा मिडिल मैन जाकर के, अच्छा पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है ना बच्चे को, उस स्कॉलरशिप का आपको थोड़ा बहुत हिस्सा वहाँ पर देना पड़ेगा। अब होता क्या है, वो माँ बाप बेचारे गरीब, उनका दूर से दूर अगर बला कट रही है तो होगा क्या कि भाई 1 लाख मान लो 50,000 रुपये स्कॉलरशिप आ रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ना, ठीक है 50,000 रुपये स्कॉलरशिप आ रही है, तो वो पेरेंट्स को जाके क्या बोलेंगे, भाई स्कॉलरशिप इसकी बहुत कम आ रही है। बहुत कम का मतलब मान लो 10,000 रुपये स्कॉलरशिप आ रही है और आपको इसका फ़ी भी आपको पे करना है, तो आप एक काम करो 5,000 रुपये तो फ़ी का कटवा देते हैं, 5,000 रुपये आपको दे देंगे। तो ऐसे करके आप देखो ओवरऑल कितना बेनिफिट हो गया जी, 45,000 का हुआ कि नहीं, जबकि पेरेंट्स के पास में कितना गया, केवल 5,000। ये तो वो है कि जब 5,000 रुपये तो कम से कम जा रहे हैं, हो सकता है कुछ भी ना जाए, क्योंकि पेरेंट्स का तो ये है ना कि भाई फीस कम से कम दूर की दूर लगे, वही काम ख़त्म हो। तो कहने का मतलब ये इस तरीके से मिडिल मैन उनको प्रेशराइज करते हैं। अब आप देखो ये पूरा का पूरा नेक्सस किस तरीके से काम करता है, ये सारा हो गया। अब स्कॉलरशिप की लिए जो आईडी पासवर्ड काम में आने होते हैं उसके लिए एक परमानेंट अपना अकाउंट, वो जो ये नेक्सस वाले जो लोग हैं ना, यहाँ वाले जो चोरी कर रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर ये मिडिल मैन, तो ये क्या करते हैं अपना खुद का अकाउंट डाल देते हैं उसमें। अब अकाउंट में तो रुपये 50,000 आ गए, और 50,000 आ गए तो उसमें से निकालेंगे 5,000 कैश में और घर वालों को पकड़ा देंगे। अब क्योंकि अकाउंट में अगर वो ट्रांसफ़र करेंगे तो एक नंबर में पैसा गया, उसका रिकॉर्ड बैंक के पास में चला जाएगा तो वो पकड़ में आ जाएंगे। तो वो इसलिए स्कॉलरशिप भी देते हैं वो कैश में देते हैं। जबकि डीबीटी स्कीम कैसे काम कर रही है हमारी, सारा ऑनलाइन काम करती है ना। तो आप देख लो इस तरीके से लूप होल्स को ढूंढ करके ये बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी चल रहा है, और ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहिए। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आउटर मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए अगर स्कॉलरशिप आ रही है तो देखो आउट ऑफ इंडिया जैसे सऊदी अरब से भी चैरिटी के नाम पे पैसा आता है इंडिया में, ठीक है, तो वो पैसा भी इनके पास में प्रॉपर नहीं पहुंच पाता। तो इस तरीके से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और झारखंड गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि स्कैम की पूरी प्रॉपर प्रॉबिंग होगी और जो भी गिल्टी होंगे उनको पनिश किया जाएगा। तो देखो बात ऐसी है, चोरी करने का तो भाई कहीं पर भी मौका मिल जाए चोर तो चोरी करेंगे ही। दूसरा, हम जो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन आप कितना ही अच्छा बना दो, वहाँ के लोग, जो इंडिया के लोग हैं, अगर वो ही अच्छे नहीं होंगे, वो ही एथिकल नहीं होंगे, तो बढ़िया से बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन में भी घटिया से घटिया रूल कर सकते हैं। और अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा भी नहीं बनाया होगा और लोग अगर अच्छे होंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश अच्छे से चलेगा। तो समझ रहे हो बात को कि भाई कैसे भी करके डीबीटी स्कीम को हमें स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जो वाकई में सब्सिडीज़, फंड्स सोशल वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, उन बेनिफिशियरीज़ तक पहुंचना चाहिए। इंटेंडेड बेनिफिशियरीज़ को फ़ायदा मिलना ही चाहिए, और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉ ऑफ प्रिजुडाइस। अभी आप देखोगे चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी और हरियाणा और कुछ मिनिस्टर्स फ्रॉम कर्नाटका, वो अभी कर रहे हैं कि कैसे भी करके लव जिहाद के अगेंस्ट में एक कानून लाया जाना चाहिए। तो आप देखोगे ये एक अपने आप में एक वहम को लेकर के कानून लाना बहुत ही गलत हो जाएगा। जहाँ पर हमारे जो स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ पर तो हम इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर फेथ मैरिजेस को कहीं ना कहीं रजिस्टर करते हैं, और एक्सेप्ट करने के लिए हम ऑलरेडी इस चीज़ के लिए कानून बना चुके हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके के कानून अगर लेकर के आओगे, तो हमारी जो इंटरपर्सनल रिलेशंस को प्रमोट करने के लिए हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है ना, उनके अगेंस्ट में ये काम हो जाएगा। हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई है कि लव जिहाद क्या होता है, या फिर इंटर रिलीजन फेथ या इंटर फेथ रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियरली बोलता है कि भाई हर एक सिटीजन को फ्रीडम है कि वो जिससे चाहता है उससे शादी कर सके, उसको खुद को लिबर्टी है कि वो किसी भी फेथ को फॉलो कर सकता है। और इस पे बेस्ड आपको पता होना चाहिए, शायद प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन था कि अगर एक बंदा या एक इंडिविजुअल ये कहे कि मुझे मेरे हिसाब से शादी करनी है, तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर आएगा। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ आएगा। ध्यान होना चाहिए आपको ये चीज़, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखा करो आप। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ये फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एनविसाज्ड है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कहने का मतलब स्टेट का इसमें कोई बिजनेस नहीं है इस तरीके की पॉलिसी बनाने में। अब अगर लव जिहाद की बात करें तो फरवरी में क्या होता है कि इसी पॉइंट को लेकर के हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में बिल्कुल बोला था कि लव जिहाद जैसा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये तो आप देख सकते हो कि एक इंडिविजुअल को फ्रीडम हमारे यहाँ पे दी हुई है कि वो मन में आए उस रिलीजन को प्रैक्टिस करे, प्रोपोगेट करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। रही सही में हम आगे जाके देखें, अभी जो थोड़ा सा हिंदुत्व कैंपेन चल रहा है, ये थोड़ा सा लाइन हम यूज़ नहीं कर सकते राइटिंग में, बट वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं उसी का इन्फ्लुएंस आ रहा है। बट आप एक चीज़ देखो, होता है क्या कि अभी जो रिसेंटली जो केस आया है उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो केसेज आए जिसको लव जिहाद बोला जाता है, जो मेल पार्टनर है वो क्या है, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को हाइड करता है और फिर ये कहता है कि भाई तू मेरे से शादी कर ले, फिर उससे लव अफेयर करता है शादी करने के बाद में, और फिर रिवील करता है कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ। ऐसे करके ये जो इश्यूज आते हैं ना, तो एक दो केसेस के बेसिस पे आप ऐसा कैसे कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर कोई लड़की किसी लड़के से अगर लव अफेयर करती है और अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए आगे बढ़ रही है, तो वो तो उसका खुद का इंडिविजुअल का राइट है ना। तो आप उसमें क्यों फालतू में ये चीज़ें लेकर के आ रहे हो रिलीजियस इशू को, जबकि हमारे यहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियन और इंटर फेथ मैरिजेस को अपहेल्ड करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर पॉइंट ये आ जाता है कि भाई अगर मेल और फीमेल दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है, तो उस केस में आप अगर फीमेल को कहीं प्रेशर में ला करके मेल ये कहता है कि भाई तेरे को तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके पास में प्रोविजंस ऑलरेडी हैं, बहुत सारे एक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उन्हीं को इम्प्लीमेंट प्रॉपरली कर लो। नया कानून लाने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि नए कानून अगर आप लव जिहाद का नाम लेकर के आते हो, तो ये जो हमारी जो फ्रीडम एनविसाज्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जो इससे चाहते हो शादी कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रोविजंस जो ऑलरेडी लॉज में अवेलेबल हैं उन्हीं को हमें हार्नेस करने की
ज़रूरत है। ठीक है, यही चीज़ इसमें रिपीटेडली बताई जा रही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन शुड नॉट बी एलिनिएटेड, ये चलनी चाहिए। दूसरा, जो सिस्टर्स और डॉटर्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरा लव जिहाद वाला कानून लाने की बात की जा रही है, तो उसमें आप उनकी खुद की देखो ना कि वो क्या चाह रहे हैं खुद। अगर वो राजी राजी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हमारे यहाँ पर अगर उनको कॉर्सिवली अगर कॉर्सिव कन्वर्शन किया जाता है कि हाँ भाई उनको बदला जा रहा है प्रेशर बना करके, तो ये तो चीज़ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलाउड नहीं है कि कोई अपनी कॉन्शियंस बेसिस पे अपने विवेक के आधार पर अगर कोई भी धर्म कोई भी मतलब किसी भी चीज़ में विश्वास रखे, किसी भी फेद में, तो वो अपनी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दबाव लगा करके आप किसी को धर्म परिवर्तन करा रहे हो तो वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही रोक देता है। तो कहने का मतलब ये है फ्रीडम शुड बी एंश्योर्ड, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है तो उनको पनिश किया जाए, और उसके लिए हमारे पास में कानून ऑलरेडी है। तो आर्टिकल एक ही चीज़ बोल रहा है, जो एग्जिस्टिंग कानून है उन्हीं को यूज़ करो। ठीक है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट्स पे है उसको भी उनको पूरा करने की ज़रूरत है, और रियलिटीज़ को भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। पर हाँ कुछ गलत है तो उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेट लॉ नॉट डू देम पार्ट। अभी रिसेंटली ये बता रहे हैं रुथ वनिता, इनका लिखा हुआ आर्टिकल है। ये कह रहे हैं कि रिसेंटली 3 कपल्स ने अपनी एक पिटीशन लगाई है, 2 तो दिल्ली हाई कोर्ट में, एक केरला हाई कोर्ट में, ये कह के कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारे जो मैरिज को है अभी तक भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, तो हम कैसे यहाँ पर एक इंडियन सिटीजन, एक फ्रीडम हमारी जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए हुए अधिकार हैं उनको हम यूज़ कर सकें हमारे खुद की वेलफेयर के लिए। तो आप देखोगे ये मैरिजेज कौन कौन से साल की है, 1993, 1987, 1980, इतने साल पुराने ये कपल्स हैं जो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि भाई ऐसा क्या हुआ इन शादियों के साथ में, वो ये है कि ये शादियाँ हैं सेम सेक्स मैरिजेज। ठीक है, तो आप देखोगे कि इनका खुद का रिलेशनशिप ये होमोसेक्सुअलिटी से इन्होंने अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाया है। अब यहाँ पर राइटर जो है इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का आर्ग्यूमेंट देते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारी सोसाइटी में लेस्बियन और गे वर्ड्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, पर आप देखते हो कि लेस्बियन और गे के बारे में जब जैसे ही पता पड़ता है कि लड़के ने लड़के से शादी की, लड़की ने लड़की से शादी की, तो हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, शादियों को तुड़वा दिया जाता है। अब तुड़वाया जाता है तो फिर वो प्रेशर में आके कुछ लोग क्या करते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं, और जो कि लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर आप देखोगे हमारे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द राइटर, और ये चीज़ भी बोला जाता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी दिया था जब बातचीत हो रही थी इस बारे में, डिबेट हो रहा था कोर्ट में, तो उन्होंने बोला कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो इंडियन वैल्यूज़ के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पर राइटर जो वो बोल रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज की है क्या वो इंडियंस हैं कि नहीं, आप तो ये बताओ। इंडियंस तो है। दूसरी तरफ हम फैमिली इशू में आकर के देखें तो हमने ये चीज़ तो ज़रूर देखी, आपने भी सोसाइटी में देखी होगी बहुत बार, कि शुरुआत में अगर लव मैरिज या फिर किसी भी तरीके का कुछ एबनॉर्मल कोई इशू आता है तो उसको फैमिली शुरुआत में तो देखो डिसअप्रूव करती हैं, और फिर उसके बाद में उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं पार्टनरशिप को। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 2001 में 2 नर्सेज ने शादी की थी बिहार में, एक का नाम था जया, एक का नाम था तनुजा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी शादी का परफॉर्मेंस पूरा जो किया था वो हिंदू सेरेमनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि किस तरीके से हिंदुइज्म में शादियाँ की जाती है, और उस शादी में 200 से ज़्यादा मेहमान भी आए थे। और उन्होंने फिर बाद में रजिस्ट्रेशन के लिए जब वो गए तो रजिस्ट्रार ने उनकी मैरिज को रिफ्यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे इसी तरीके से असम का भी एक केस बताते हैं, असम में भी ऐसा ही हुआ। तो कहने का मतलब जब हमारे वही बात आ गई, स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी है तो फिर इस तरीके की आनाकानी क्यों भाई। जब इंटर रिलीजन, वही बात आ गई, अभी जो इंटर रिलीजन इंटरफेथ की बात आ गई, अब सेम सेक्स की बात आ गई। अब देखो जी ज़माने के साथ तो बदलना पड़ता ही है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये एनविसाज करता है कि भाई अमेंडमेंट आप टाइम के हिसाब से करते रहो, तो उन्हीं के हिसाब से हमें आगे चलने की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है राइटर का कि हिंदू प्रीस्ट हैं एक, जिन्होंने सेम सेक्स वेडिंग बहुत करवाई है। ठीक है, परफॉर्म करवाई 1993 से लेके अब तक। तो वो कहते हैं कि भाई आत्मा, शादी जो है आत्माओं का मिलन है। जैसे कि हमारे एक संस्कृत टेक्स्ट है 11वीं सेंचुरी के जिसका नाम है कथा सरिता सागर। ठीक है, उसके हिसाब से भी देखें
तो दो कपल्स तभी मिलते हैं जब उनका पूर्व जन्म में कोई रिलेशन रहा हो। तो उससे भी हमारी जो फेथ्स हैं कहीं ना कहीं हम देखते तो हैं ना। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं सब्सटेंशिएट कर रहे हैं राइटर कि कैसे भी करके कि भाई अब जो होमोसेक्सुअलिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दे दिया है कि ये जो है कोई गलत चीज़ नहीं है, अब इसको लीगल अप्रूवल मिल चुका है। इसी तरीके से डिफरेंट कंट्रीज जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहाँ पर भी आप देखोगे तो कॉमन मैन ने अपने खुद के मूवमेंट के बेसिस पे इस तरीके की जो शादियां हैं उनको अलाउ करवाया है। कहने का मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए जो अभी तक डिसअप्रूव होती रही हैं, उनको लेजिटिमेसी दिलाने के लिए कॉमन मैन, ठीक है, कॉमन कपल्स, ऑर्डिनरी कपल्स ने ये डिमांड रखी है कि इन लोगों को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो यूएसए हो चाहे फिर वो यूके हो। इसी तरीके से आप देखोगे मेल फीमेल अगर मैरिड कपल है तो वो तो क्या होता है कि हर एक चीज़ अपनी शादी फॉर ग्रांटेड हो चुकी है। और अब आप देखोगे तो जॉइंट अकाउंट अगर उनको खुलाना है, फॉर एग्जांपल अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है, शादी कर लें रह भी लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वो कुछ चीज़ों को यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जैसे कि जॉइंट अकाउंट खुलाना हो तो प्रॉब्लम आती है उनको, खुद को हेल्थ और फ्यूनरल रिलेटेड को डिसीजन लेने हो अपने पार्टनर के तो वो नहीं ले पाते हैं वो प्रॉपरली। अगर एक की प्रॉपर्टी दोनों को अगर उनकी वेडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो उस केस में एक की प्रॉपर्टी दूसरा इनहेरिट नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब हर तरफ परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है इनको अगर लीगल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि जब एक मेल या एक फीमेल अपने काउंटर पार्ट जो कि फॉरेनर है उससे अगर शादी कर लेता है तो उसको तो इमीडिएटली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड मिल जाता है कि हाँ अब आप आकर के इंडिया में परमानेंटली रह सकते हो क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो इंडियन है। बट एक मैन जो है वो दूसरे मेल से शादी करे, एक मेल दूसरे मेल से शादी करे, वो दूसरा मेल है आउट ऑफ इंडिया से, तो उसके हस्बैंड को या फिर दूसरा जो आउट ऑफ इंडिया वाला जो पार्टनर है ना, जो मेल ही है और इंडिया वाला भी मेल ही है, तो उसको ट्रीट किया जाएगा एक लीगल स्ट्रेंजर की तरह। कहने का मतलब उसको एक टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा ना कि पीआईओ कार्ड। तो वो आके रह सकता है कितने दिन यहाँ पे इंडिया में, केवल 6 महीने के लिए। तो ये तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना डिस्क्रिमिनेशन आ गया। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीगली जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं हमारे यहाँ पर वो कहीं ना कहीं हार्नेस नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते। तो इंडिया हमें पता है कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज़ को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। रिसेंट वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट का है तब से कि सेम सेक्स रिलेशनशिप को अब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो अब बात यह है कि टाइम आ चुका है कि हम उन डेमोक्रेसीज़ को और अच्छे से ज्वाइन करें जहां पर लोग सेम सेक्स मैरिज को चूज़ करते हैं और उनको रिकग्निशन मिलता है प्रॉपर। समझ गए? चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे कोई इंडिया हो, हर जगह पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो बात वही है कि सेम सेक्स मैरिज के बाद में भी शादी हो गई उनकी तो भी उनको सिंगल अगर ट्रीट करेंगे तो कहाँ तक चलेगा। ठीक है, जैसे पासपोर्ट बनवाना है, ये मैरिड कपल जो मैंने यहाँ पे बताया, मेल इंडियन और मेल फॉरेनर, इनकी अगर यूनिट मतलब इनका एक यूनियन बनती है शादी के बाद में, तो इस फॉरेनर को आप बोलोगे कि भाई आप अपने आप को इंडिविजुअल बताओ, क्योंकि आपने इसको स्ट्रेंजर कंसिडर कर रखा है ना, तो वो इंडिविजुअल बताएगा तो इसका मतलब उसको झूठ बोलने के लिए आप दबाव बना रहे हो उस पर। समझ गए? तो इस तरीके से उनको रिकग्निशन देने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।